इसमें है क्वेश्चन नंबर, देखो अब जो 47 था उसमें क्या था, ब्यूटेन टू इन शो टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इसमें ब्यूटेन टू इन में टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से होंगे, देखो जैसे ब्यूटेन टू ऑल है तो ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो इसे कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और सेकंड है देखो C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, तो इसे कहते हैं ट्रांस। तो सिस और ट्रांस फॉर्म अपने पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ पे एक बनता है इसमें सिस और एक बनता है ट्रांस, इसीलिए दोनों टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म हो जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, सेट-ज़ेप रूल, इसीलिए बी राइट आंसर है 47 का। अब क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा आंसर होगा? ओके लक्ष्मी, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड आर पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। ओके, श्वेता और लक्ष्मी ने दो आंसर और दिए हैं, और इसके अलावा अनुराधा एंड यामिनी अनुराधा एंड सुमित। ओके, और अनुराधा, तो इसका आंसर मिस कर गई थोड़ा सा, देखो इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया, सी इज द राइट आंसर। देखो ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन होता है इसमें, जैसे आपने अमाइनो एसिड बनाते हो, अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक NH2 लगा होता है, एक COH लगा होता है, एक जगह H लगा होता है, एक जगह R होता है, लेकिन ग्लाइसिन में यहाँ पे भी H होता है, दोनों H होते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव होता नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये वाला सही है। देखो दूसरे में उसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि अमाइनो एसिड आर पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, उल्टा होना था। ठीक है, प्रोटीन इज द, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है पॉलीमर किसका, अमाइनो एसिड का, तो यहाँ पे इसने लैंग्वेज चेंज कर दिया बस, वो कह रहा है अमाइनो एसिड पॉलीमर है प्रोटीन का। ठीक है, तो अमाइनो एसिड तो एक सिंगल यूनिट है, वो पॉलीमर है ही नहीं, अमाइनो एसिड तो क्या है, मोनोमर है, एक छोटी यूनिट है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक पार्ट है। अब ये अमाइनो एसिड कई जुड़ते जाएंगे फिर प्रोटीन बनेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ए राइट है, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसने लैंग्वेज चेंज कर दी, देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड आर पॉलीमर, लेकिन अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर होता है, एक यूनिट है प्रोटीन की, छोटी सी यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 49, पैकिंग एफिशिएंसी इज सेम फॉर SCP एंड CCP स्ट्रक्चर, और सेकंड कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है SCP में और 12 होता है CCP में, कौन सा आंसर टिक करोगे आप? अनुराधा, ओके, और यामिनी, लक्ष्मी एंड श्वेता, ओके, एंड सुमित। ओके, तो सबने सही आंसर दिया है, सी इज द राइट आंसर। देखो ये वाला स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है, जो SCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, CCP का भी 12 होता है, तो सीधा सा अगर ये गलत है तो ये 100% सही होगा, तो सी इज द राइट आंसर। अब लास्ट स्टेप रह गया बस, क्वेश्चन ये थर्ड में, मैच द कॉलम, इसमें बताओ कौन सा कॉलम आपको सही लग रहा है, इसने तो ऑलरेडी बना ही दिया है सब कुछ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये कौन सा सही है, एक मिनट अब करना। श्वेता एंड लक्ष्मी, अनुराधा, अच्छा, और यामिनी एंड सुमित, ओके, तो तीनों ने दिया है ए और दो ने दिया है सी, चेक कर लेते हैं। देखो पेप्टाइड लिंकेज का इसने सही लिखा है, पेप्टाइड लिंकेज किसमें होता है, प्रोटीन में होता है, तो फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी भी यहाँ पे है, फर्स्ट का बी भी यहाँ पे, बिल्कुल सही हो गया। सेकंड देखो, सेकंड ये वाला आपको पढ़ा था आपने, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है इसमें DNA में, तो फोर्थ का ए, तो इसने कंफ्यूज कर दिया आपको। बाकी में देखो स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है किसका, स्टार्च होता है अल्फा वाला, स्टार्च होता है अल्फा का, ध्यान रखना, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है स्टार्च में, यानी सेकंड का डी,
ठीक है, और यहाँ पे सेकंड का सी, तो ये वाला गलत हो गया। और बीटा होता है सेलुलोज में, सेलुलोज का बीटा होता है, ध्यान रखना। तो सेलुलोज का यानी ए इज द राइट आंसर। तो आपने अपने अकॉर्डिंग सही दिया, क्योंकि दो चीज आपने बताए थे, ये वाला आपके कोर्स से हटा दिया इन्होंने, सेलुलोज और स्टार्च को, इसलिए दो आंसर आपके सही थे। लेकिन ध्यान रखना, सेलुलोज में बीटा होता है और स्टार्च में अल्फा होता है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 51, बस अब लास्ट है गया, 1 2 3 क्वेश्चन ये फिनिश। अब 51 के आंसर में है एसिडिक ऑक्साइड N2O न्यूट्रल में CO, H2SO4 बेसिसिटी 2 होती है और H2SO5 में 1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? ओके, और इसके अलावा श्वेता, और कहीं किसी को कुछ नहीं लग रहा? चलो मैं बता देता हूँ 51 का आंसर, 51 सुमित। ओके, देखो 51 में डी किसने दिया आंसर? यामिनी। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको, अच्छा अनुराधा ने, ठीक ठीक ठीक, हाँ कलर से मैं पहचान जाऊंगा। अब कलर जिसका होगा, यही फायदा है, देखो स्पेसिफिक कलर से भी आप पहचान सकते हो कि आपका ये कलर है। इसमें पहले चेक कर लेते हैं, देखो BrF3, Br ये होता है, F के 3 हो जाते हैं, Br में 2 लोन पेयर, ठीक है, तो इसका टी शेप होता है, तो BrF3, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला वाला तो ये BrF3 वाला डी मतलब रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा आता है इसमें पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड कौन सा होता है? ClO3 वाला होता है, ठीक है, HClO3 होता है क्लोरिक एसिड, सॉरी। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, Cl की? यामिनी। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की कितनी होगी? 3 2 6 + 1 5, और पर ब्रोमिक एसिड होता है HBrO4 वाला, ध्यान रखना, BrO4 होगा तो पर ब्रोमिक एसिड, जैसे HClO4 तो पर क्लोरिक एसिड, ऐसे पर ब्रोमिक एसिड, तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये +3 है और ये 5 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, दोनों रॉन्ग हो गए। थर्ड में आते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी H2SO4 की, H2SO4 कितने H+ को डोनेट करेगा? 2H को डोनेट करेगा, तो बेसिसिटी H2SO4 की 2 सही है। अब ये H2SO5 की 1, अब H2SO5 में क्या होता है? परऑक्साइड होता है, इसमें क्या बनेगा? परऑक्साइड बनता है, ठीक है। परऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? ऐसे एक OOH बनता है, ठीक है, एक OOH बनेगा, और बाकी में क्या हो जाएगा? यहाँ से बाकी में OH आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो 1 2 3 4 एक और O आएगा इसमें, ठीक है। तो ये पर ऑक्सो, देखो ये आपका है परऑक्सो है, परऑक्सो एसिड। पर ऑक्सो का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या होती है? मैक्सिमम से ज्यादा होती है, 6 होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी बेसिसिटी भी ये नहीं होगी, 2 ही होगी, क्योंकि 2 ही H यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, यानी फर्स्ट वाला राइट है। फर्स्ट में ये न्यूट्रल होता है, CO इज न्यूट्रल, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, जो भी नॉन मेटल होता है वो एसिडिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, और इसमें से कुछ होते हैं जो न्यूट्रल में काउंट होते हैं, तो CO इज न्यूट्रल, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 52 का बता दो, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? अनुराधा एंड लक्ष्मी, श्वेता एंड यामिनी, सुमित, सुमित। ओके, इसका आंसर है डी, बिल्कुल करेक्ट है। बी में कैसे आ गए आप? वैसे इसने तो इनकरेक्ट वाले ही काफी दे दिए हैं ना, ठीक है, इसमें इनकरेक्ट वाले ही काफी दे दिए। देखो BCC में भी यही होता है, BCC में क्या होता है? A = 4/√3R, तो ये वाला गलत हो गया। FCC में क्या होता है? FCC में होता है 2√2R, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। और आपका बी भी चेक कर लेता हूं मैं, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट,
और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो ये वाला भी गलत हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बी भी, ये भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने डिफरेंट डाल दिया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, आते हैं 53, 54 एंड 55 पे। 53 में बताओ SN2 मैकेनिज्म किसके साथ होगी। अब ऐसे देख के कैसे बता दोगे आप, पर आपको चेक कर लेता हूं मैं। लक्ष्मी, ओके, और श्वेता। SN2 मैकेनिज्म, यामिनी, अनुराधा एंड सुमित। तो इसका आंसर है सुमित, सही आंसर है सुमित ने, और ए जिसका भी आंसर है वो सही है, बाकी दोनों गलत हो गए, श्वेता एंड अनुराधा। देखो SN2 को आंख बंद करके दो चीज देखो, जिसमें भी प्राइमरी होगा, सेकेंडरी, टर्सरी, जो प्राइमरी वाला होगा वो SN2 को फेवर करेगा, और जो सेकंड टर्सरी वाला होगा वो SN1 को फेवर करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है, इसमें क्या है, ये टर्सरी है, सॉरी प्राइमरी है, ये ब्यूट है, और ये पे 1 पे Br है, तो ये प्राइमरी वाला है, प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा फेवर करेगा। तो इसीलिए SN2 को कौन फेवर करेगा, जो प्राइमरी वाला होगा। ठीक है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 54, SN1 अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, कौन सा इसमें परफेक्ट आंसर है। ओके, यामिनी और लक्ष्मी, श्वेता, सुमित, अनुराधा। ओके, इसमें से तीनों ने सही आंसर दिया है, अनुराधा, लक्ष्मी और श्वेता ने। रेसिमाइजेशन, देखो इसमें दोनों होते हैं, SN1 में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, तो दोनों में से तो आप कैंसिल कर दोगे रेसिमाइजेशन, तो रेसिमाइजेशन मतलब दोनों हो सकते हैं, तो रेसिमाइजेशन इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 55 कि इसमें से नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा। नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यामिनी, ओके, और श्वेता, सुमित। तो इसका आंसर है जो वो आप लोगों ने सही दिया है। ठीक है, डाइथाइल ईथर। देखो नॉन पोलर का मतलब जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्रोटिक, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे ये है CH3 CH3, तो इसमें ना तो कोई प्रोटॉन है H+ ना कहीं से जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉन पोलर, कोई चार्ज डेवलप भी नहीं हो रहा है इसमें, बहुत स्लाइटली चार्ज डेवलप होता है, तो नॉन पोलर के हिसाब से मान लेते हैं, तो ईथर ही उसमें से सही आंसर है। बाकी वाटर में भी चार्ज डेवलप होता है और पोलर है, एथेनॉल भी पोलर है, चार्ज डेवलप होता है, एथेनोइक एसिड में भी H+ होता है, इसीलिए ये काउंट नहीं कर सकते, तो इनमें से सबसे बेस्ट आंसर है ईथर वाला। तो अब बताओ, यहां तक खत्म हो गया, कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन में? एनी डाउट? हाँ सर 20 वाला एक बार फिर से बता दो। 20 का, 20 वाले में देखो क्या है कि जब भी आप कैसे, देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे आपने ये चीज रखी, यहाँ पे रेड ब्लड सेल लग गया। ठीक है, अब सपोज करो कंसंट्रेशन यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है, और तो इसका मतलब अंदर मोर कंसंट्रेशन है, तो जब ऑस्मोसिस होगा तो उसमें कहां से कहां मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, बताओ सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां होगा। ये लिखा है ना इसने, लेस कंसंट्रेशन है, लेस होता है 0.9 से लेस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ लेस कंसंट्रेशन है, तो जो RBC है, जो रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बताओ कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होता है, लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन या मोर कंसंट्रेशन टू लेस। तो इसमें क्या होता है, लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन, तो ये स्वेल हो जाएगी, और स्वेल हो गया तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्वेलिंग होती जाएगी, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगी सेल। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के लिए होगा। ठीक है, समझ में आ गया अनुराधा? यस सर। हाँ, और कोई डाउट किसी को? तो ये स्वेलिंग हो जाएगी, और स्वेलिंग की वजह से ज्यादा वाटर घुसेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर एजियोट्रॉप बता दो थोड़ा। एजियोट्रॉप्स, यस सर।
देखो क्या होता है, एजोट्रॉप्स इज द लिक्विड मिक्सचर। एजोट्रॉप्स क्या होता है, जब आपने दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया, लिक्विड प्लस लिक्विड। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि आपने किस में मिला दिया, एक एसीटोन ले लिया और एसीटोन में मिला दिया CH2। तो जब आपने दो लिक्विड मिक्सचर को मिलाया, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, इन दोनों के मिलने से इसका कंपोजिशन सेम हो जाता है, और दोनों के दोनों एक ही तरह एक ही साथ चलते हैं। तो उस लिक्विड मिक्सचर को हम कहते हैं एजोट्रॉप्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो जाएगा, जैसे एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक का कम है, लेकिन जब आपने दोनों को मिला दिया तो अब ओवरऑल दोनों एक साथ जाएंगे, यानी कंपोजिशन दोनों का सेम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का सेम हो जाता है, और वो डिस्टिल होते हैं एक साथ, डिस्टिल एट सेम टाइम। तो उस लिक्विड मिक्सचर को हम कहते हैं एजोट्रॉप्स। तो एजोट्रॉप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनिमम एजोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम एजोट्रॉप्स। मिनिमम का मतलब जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू उसके कंपोनेंट के। जैसे आपने वाटर को मिक्स कर दिया HNO3 के साथ, या इसमें अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया, तो इन दोनों को मिक्स करके वाटर और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा, तो उसे कहेंगे मिनिमम एजोट्रॉप्स। और जैसे वाटर में आपने HNO3 को मिक्स कर दिया, तो वाटर और HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा उसके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मिक्स करने के बाद, तो उसे कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट से ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन का तो मैक्सिमम, और जब कम होता है तो मिनिमम। अब ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आया समझ में एजोट्रॉप्स? बताओ यस नो। यस सर। और कोई डाउट? सर फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? फर्स्ट में एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा गलत ही दे दिया इन्होंने। क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है। इसमें अगर सैलिसिलिक एसिड बोला है उसने तो केवल एक ही केस में बनता है, जनरली कोल्बे रिएक्शन में, बाकी में नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आना चाहिए था कौन सा सैलिसिलिक एसिड को बनाता है, तो इसमें डी होना था आंसर। ठीक है, बाकी तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। ठीक, और सर 37 का क्या होगा आंसर? 37 का, 37 वाले में 37 में है 4.9 ATM, 4.9। इसको सॉल्व करके देखना एक बार, तो आंसर आएगा 4.9 ATM, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। सर 23 वाला बता दो। 23 में देखो, 23 में है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो जब भी डीहाइड्रो का मतलब, जब जैसे अभी हमने किया, जैसे मैंने लिखा है C और यहाँ पे मैंने लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया Br। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल। तो यहाँ पे से अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसके पास दो ऑप्शन है, यहाँ से भी HBr निकल सकता है, यहाँ से भी HBr निकल सकता है, तो HBr निकलेगा कहाँ से, D का मतलब रिमूव होना, तो इसमें हम लगाते हैं सेटजेप रूल। तो सेटजेप कहता है कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन को करोगे और वो भी हाइड्रोजन हेलोजन को, तो वो वाला H निकलेगा बाहर जिससे ज्यादा कार्बन अटैच है। अब ये वाला देखो, सेकंड वाला कार्बन, इससे 3 कार्बन अटैच है, और ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इससे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये वाला नहीं निकलेगा, ये माइनर बनेगा। ये सेकंड वाला H निकलेगा, तो क्या होगा, देखो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी फिर क्या है, 3 कार्बन यहाँ पे अटैच हुआ। तो ये इस रूल को कहते हैं सेटजेप रूल। तो जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहां पे सेटजेप रूल काम करता है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ से भी ये भी निकल सकता है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, ये भी H निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो कहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएं, दोनों कंडीशन है। तो सेटजेप कहता है कि जिसमें कार्बन ज्यादा अटैच है वो वाला हाइड्रोजन रिमूव करो, तो ये वाला हाइड्रोजन करना आपके लिए रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, मेजर, और यहां से भी निकलेगा लेकिन ये बनेगा माइनर। ठीक है, तो इस रूल को कहते हैं सेटजेप रूल। और सेटजेप रूल कब करता है काम, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहां पे करेगा, जहां पे एडिशन रिएक्शन हो। आया समझ में अब?
Yes, sir. और कोई डाउट? सर 23 का आंसर ए है ना? 23 का आंसर नहीं, डी है आंसर। 23 का डी आंसर, सेटजेफ रूल। डी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो उसमें सेटजेफ रूल काम करेगा। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या जहां पे भी डी वर्ड आ गया, डी मतलब रिमूव करना, तो सेटजेफ रूल ही काम करेगा। आपके पास एक ही रूल है, बस ध्यान रखना, सेटजेफ रूल या हॉफमैन रूल। तो आपके पास सेटजेफ रूल ही काम करता है। और जब एडिशन रिएक्शन होती है तो खरास का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल कब काम करेगा? जब एडिशन रिएक्शन करोगे। जब एडिशन करोगे तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एलिमिनेशन में सेटजेफ रूल। तो डी आंसर होगा इसका। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। एक बार इसे फिर से रिवाइज करके देखना है जब तक आपको पक्का ना आ जाए, ठीक है? तो मैं ऑफ कर देता हूँ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.